हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लोक प्रशासन का एक नया टॉपिक का नाम है नवलोक प्रबंधन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, NPM इसे शॉर्ट में कहेंगे। तो नवलोक प्रबंधन क्या होता है? लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुधारवादी विचारधारा है जो हमारे 1980 के दशक में उभरी थी। बात करें इसकी तो इसका उद्देश्य हमारे निजी क्षेत्र की जो दक्षता और प्रबंधन की जो तकनीक है, क्या निजी क्षेत्र या प्राइवेट सेक्टर है, उसकी जो दक्षता और प्रबंधन तकनीक है, इनको हम क्या करेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास करेंगे ताकि सरकार को अधिक प्रभावी, कुशल और परिणामोन्मुख बनाया जा सके। तो आप इसकी परिभाषा समझ सकते हैं कि 1980 के दशक में उभरी हुई ये एक सुधारवादी विचारधारा है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है, निजी क्षेत्र की जो दक्षता और प्रबंधन की तकनीकें हैं, इनको सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया जा सके। इससे क्या होगा, इससे सरकार को अधिक प्रभावी, कुशल और परिणामोन्मुख बनाया जा सकेगा। बात करें इसके शब्द की, तो इसके शब्द का प्रतिपादन किसने किया और इसकी क्या व्याख्या है। तो NPM या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट शब्द का प्रतिपादन हमारे क्रिस्टोफर हुड के द्वारा, उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है ए पब्लिक मैनेजमेंट फॉर ऑल सीजन्स। ये एक लेख या पुस्तक थी, इसके अंदर किया गया था। किसके द्वारा किया गया? क्रिस्टोफर हुड के द्वारा। जो हमारा NPM विचारधारा है, इसकी प्रथम व्यापक व्याख्या हमारे टेड गेबलर और डेविड ऑसबॉर्न ने, इनकी एक पुस्तक थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, जो उन्होंने 1992 में लिखी थी, उसके अंदर की थी। तो ध्यान रखेंगे, NPM विचारधारा की पहली व्याख्या टेड गेबलर और डेविड ऑसबॉर्न ने, उनकी जो पुस्तक थी री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट, जो 1992 में लिखी थी, इसके अंदर की थी। अब बात करते हैं NPM की दूसरी जगह, ये अन्य देशों में कौन कौन से नामों से इसको जाना जाता है। बात करें इसकी, तो NPM को विभिन्न संदर्भों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तर नौकरशाही मॉडल या प्रतिमान मॉडल, किसने कहा था इसको? बार्जले ने। ध्यान रखेंगे, बार्जले ने इसको क्या कहा है, हमारे उत्तर नौकरशाही मॉडल या प्रतिमान मॉडल। ऑसबॉर्न ने इसको क्या कहा है? उद्यमी प्रशासन। ध्यान रखेंगे, ऑसबॉर्न ने क्या कहा है इसको? उद्यमी प्रशासन। UA गन ने क्या कहा है इसको? तीसरा रास्ता, थर्ड वे या तीसरा रास्ता किसे कहा? हमारे UA गन ने। ये हम देख रहे हैं NPM को किन किन नामों से जाना जाता है। ब्रिटेन में इसे थेचरवाद कहा जाता है। ब्रिटेन में इसे क्या कहा जाता है? थेचरवाद कहा जाता है। और ये किसकी वजह से कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन की, मार्गरेट थेचर, उनके शासनकाल में सुधार किए गए थे। अमेरिका में इसे रिगनोमिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रोनाल्ड रीगन के शासनकाल में सुधार किए गए थे। और न्यूजीलैंड में इसे रोजरोनोमिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रोजर डगलस के शासनकाल में इसके सुधार किए गए थे। तो अन्य क्षेत्रों में इसके सुधार देखे गए, जिनकी वजह से इनका नाम पड़ा। जैसे बार्जले इसे उत्तर नौकरशाही मॉडल, ऑसबॉर्न इसे उद्यमी प्रशासन, UA गन इसे तीसरा रास्ता, ब्रिटेन में इसे थेचरवाद, अमेरिका में इसे रिगनोमिक्स, न्यूजीलैंड में इसे रोजरोनोमिक्स कहा जाता है। अब हम देखेंगे NPM का मूल उद्देश्य क्या है, मतलब कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको हम प्राप्त करना चाहते हैं NPM के जरिए। तो NPM क्या करता है? निजी क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली जो प्रबंधकीय तकनीकें हैं, इनको सार्वजनिक क्षेत्र में लागू करने का एक माध्यम है। इसका लक्ष्य क्या होता है? हमारे पारंपरिक जो नौकरशाही है, इसकी कठोरता, अक्षमता और लालफिताशाही, इसको दूर करना है। तो मेन उद्देश्य क्या है इसका? जो हमारे पारंपरिक नौकरशाही है, इसकी कठोरता, अक्षमता और लालफिताशाही है, इसको दूर करना, और परिणाम उन्मुख, ग्राहक केंद्रित और बाजार प्रेरित प्रशासन का निर्माण करना है। अब हम देखेंगे जो टेड गेबलर और डेविड ऑसबॉर्न, उनकी जो एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम क्या था? री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। उसके अंदर इसकी व्याख्या की गई। तो उसकी व्याख्या के लिए इन्होंने 10 सूत्र दिए, सरकार के 10 सूत्र दिए कि सरकार को किन किन आधार पे क्या क्या कार्य करना चाहिए। तो डेविड ऑसबॉर्न और टेड गेबलर ने पुनः आविष्कारित सरकार, मतलब री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट के लिए 10 सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिन्हें NPM के मूल सिद्धांत कहा जाता है। परीक्षा में कई बार इससे सवाल आ चुके हैं, तो हम देखते हैं एक एक करके। पहला आता है सूत्र उत्प्रेरक सरकार, मतलब कैटलिस्ट गवर्नमेंट, जो स्वयं नाव नहीं चलाती बल्कि दूसरों को नाव चलाने में मदद करती है। मतलब नीति निर्माण और दिशा निर्देश पर ध्यान देना। पहले क्या होता था? 1990 से पहले जब भारत के अंदर LPG रिफॉर्म नहीं किए गए थे, तो भारत सरकार के द्वारा सारे कार्य किए जाते थे। मतलब नियंत्रक और हमारे निर्देशक दोनों तरह के कार्य किए जाते थे। मतलब सरकार के द्वारा हमारा उत्पादन कार्य भी किया जाता था, साथ ही साथ नियंत्रण का कार्य भी किया जाता था। लेकिन हमारी जो टेड गेबलर और डेविड ऑसबॉर्न ये कहते हैं कि सरकार को उत्प्रेरक सरकार होना चाहिए। मतलब कि ये नाव खुद ना चलाए बल्कि दूसरों को नाव चलाने में मदद करे। नाव तो कोई और ही चलाए, मतलब सरकार कोई और चलाए, केवल सरकार को चलाने में जो मदद करनी चाहिए सरकार को।
दूसरा आता समुदाय आधारित सरकार, मतलब जो समुदाय को समस्याओं के समाधान के लिए सशक्त बनाती है। कि जो समुदाय को क्या है, समुदाय की समस्याओं को दूर नहीं करती, ये क्या करती है, समस्याओं को दूर नहीं करती बल्कि समुदाय को समस्याओं का समाधान करने के लिए मजबूत बनाती है। जैसे हमारी दिल्ली सरकार के द्वारा क्या है, कई बार क्या बिजली फ्री दी जाती है, पानी फ्री दी जाता है, ये भी एक तरह से फ्री बीन्स होती है जो नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, जो है लोग क्या अक्षम बनते हैं, बल्कि सरकार को क्या है, लोगों को इतना मजबूत करना चाहिए कि वह इन सेवाओं को खरीद सके। तीसरी बात कहें तो विकेंद्रीकृत सरकार, मतलब डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, जो हमारे पदानुक्रम की बजाय टीम वर्क और भागीदारी पर आधारित होनी चाहिए। चौथा सूत्र हमारे प्रतिस्पर्धी शासन, जो हमारे सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्रतिस्पर्धा का उपयोग करती है। पांचवा आता मिशन आधारित सरकार, ये नियमों के बजाय अपने मिशन पे केंद्रित है, मतलब सरकार के द्वारा कुछ मिशन डिसाइड किए जाने चाहिए और वो मिशन के आधार पर सरकार को कार्य करना चाहिए। फिर परिणामोन्मुख सरकार, जो इनपुट की बजाय परिणामों को मापती है। क्या? इनपुट की बजाय क्या, परिणामों को मापती है। ग्राहक आधारित सरकार, मतलब जो ग्राहकों को की ज़रूरतें होती है उनको पूरा करती है। फिर उद्यमी शासन, जो राजस्व कमाती है, केवल खर्चा ही नहीं करती। क्या? जो सरकार क्या राजस्व भी कमाती है, साथ ही क्या केवल खर्चा ही नहीं करती। फिर आता पूर्वानुमानकर्ता शासन, मतलब जो समस्याओं को हल करने के बजाय उन्हें आने से रोकती है। और एक बाजारोन्मुख शासन, मतलब जो बाजार तंत्र का उपयोग करती है। तो ये 10 सूत्र दिए थे हमारे किसने, टेड गेबलर और डेविड ऑसबॉर्न ने सरकार की। तो कौन कौन से? उत्प्रेरक सरकार, समुदाय आधारित सरकार, विकेंद्रीकृत सरकार, प्रतिस्पर्धी शासन, मिशन आधारित सरकार, परिणामोन्मुख सरकार, ग्राहक आधारित सरकार, उद्यमी शासन, पूर्वानुमानकर्ता शासन और बाजारोन्मुख शासन। तो 10 सूत्र थे। अब हम देखेंगे जो हमारा एनपीएम की विशेषताएं या और उनके जो व्यवहारिक क्रियान्वयन और उनका महत्व देखेंगे। एनपीएम मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नव लोक प्रबंधन की विशेषताएं और उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन और महत्व के बारे में देखेंगे। तो एनपीएम की प्रमुख विशेषताओं को उनके व्यवहारिक क्रियान्वयन और महत्व के साथ नीचे देखा जा सकता है। जैसे एक एक करके इनको देखना शुरू करते हैं। पहला आता प्रशासन या सरकार का वितरणकर्ता या सहजकर्ता होना, मतलब सरकार को नियंत्रणकर्ता नहीं होना चाहिए बल्कि सरकार को क्या होना चाहिए, वितरणकर्ता या फिर हमारे सहजकर्ता होना चाहिए। अब इस चीज़ को हम कैसे व्यवहारिक क्रियान्वयन किया जा सकता है? जैसे हमारी नई जो बीजेपी सरकार है उसका एक सूत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। इसका मतलब न्यूनतम तो सरकार होनी चाहिए और अधिकतम शासन होना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी और सरकारी तंत्र तो छोटा होना चाहिए, लेकिन छोटे तंत्र के द्वारा क्या ज़्यादा कार्य किया जाना चाहिए। तो इस सिद्धांत पर बल दिया गया है। लाइसेंस राज और परमिट व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है या कम कर दिया गया है। जैसे हमारे 1965 के आसपास में जैन आयोग का गठन किया गया था, इसी ने कहा था क्या कि लाइसेंस राज को खत्म कर दिया जाना चाहिए। अब इसका क्या महत्व या उपयोगिता है? सरकार क्या है, जो समय बचेगा उस समय में अन्य जो महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी कार्य है वो सरकार कर सकती है। फिर उद्यमिता और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, उद्यमिता और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है। फिर आता प्रशासन में 3E, मतलब इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस, तीनों का समावेश करना। क्या? प्रशासन में 3E का समावेश करना, मतलब इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। इकोनॉमी का मतलब होता है मितव्ययता, एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशीलता। तो प्रशासन में तीनों का समावेश करना। मितव्ययता का मतलब होता है संसाधनों का न्यूनतम लागत पर उपयोग होना। क्या? संसाधनों का न्यूनतम लागत पर उपयोग। एफिशिएंसी का मतलब है कम संसाधनों में अधिक आउटपुट प्राप्त करना। और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करना। तो इनको क्या करना है, सरकार के अंदर समावेश करना है। अब इनका व्यवहारिक क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं? जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, जो हमारे PSU होते हैं, उनमें विनिवेश मतलब डिसइन्वेस्टमेंट करके जैसे इकोनॉमी पर बल दिया जाता है। जैसे हमारी जो पाइपलाइन परियोजना है, विमुद्रीकरण परियोजना है, उसके अंदर भी ऐसा ही किया जा रहा है। प्रशासनिक कार्यालयों में सूचना और सुविधा व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करके मतलब दक्षता पे बल दिया जा रहा है कि मतलब प्रशासनिक जो कार्यालय है उसमें सूचना और सुविधा व्यवस्था है, इसका सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जैसे हमारे 2005 के अंदर सूचना का अधिकार लाया गया था, इससे सूचना आसानी से मिल सकती थी। अब इसके महत्व और उपयोगिता की बात करें तो प्रशासन में मितव्ययी संस्कृति का प्रसार होगा। इससे क्या होगा, प्रशासन में मितव्ययी संस्कृति का प्रसार होगा, प्रशासन में कार्य निष्पादन में भी सुधार होगा। तीसरा आता हमारे पारदर्शिता पर बल देना, मतलब पारदर्शिता पर बल देने की व्यवहारिक क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है? जैसे हमारा सूचना का अधिकार है, RTI कानून है, इसका लागू होना। प्रशासन में E-गवर्नेंस का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, मतलब सूचना का अधिकार जो RTI कानून है उसको लागू किया जाए। साथ ही साथ क्या हमारे प्रशासन में E-गवर्नेंस का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए।
अब ये ऐसा हो जाए तो इसका महत्व, ये क्या उपयोगिता होगी, इससे हमारे क्या होगा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार में कमी आएगी, प्रशासनिक कार्यों का सरलीकरण होगा और प्रशासनिक कार्यों में सटीकता आएगी। अगला आता हमारा विकेंद्रीकरण, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है, पंचायती राज संस्थाओं मतलब PRI का सशक्तिकरण करके, जो हमने किया है 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। PRI मतलब पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण किया गया है 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से। साथ ही साथ हमारे जो नीति आयोग है तो इसका गठन किया गया है। इससे पहले हमारा क्या था, योजना आयोग था, लेकिन 2014 में नीति आयोग का गठन किया गया है। ये क्या करता है, राज्यों की अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ हमारा 14वां वित्त आयोग था, ये भी यही कहता है कि वित्त विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने की बात। 14वां वित्त आयोग हमारे 42% जो वित्तीय संसाधन है उनको राज्यों को देने की बात करता है। कितना, 42% वित्तीय संसाधनों को राज्यों के साथ बांटने की बात करता है केंद्र सरकार को। अब इसके महत्व और उपयोगिता की बात करें तो हमारी स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं हैं, इनको सशक्त किया जाना। इससे क्या होगा, हमारी स्थानीय जो स्वायत्त संस्थाएं ये सशक्त होगी, लोक सेवाओं, सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं तक वास्तविक व्यक्ति मतलब जो लाभार्थी की सही पहुंच सुनिश्चित होगी कि जो जिसको ज़रूरत है उसी को लाभ मिलना चाहिए। फिर नौकरशाहीकरण का समर्थन, मतलब डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। तो व्यवहारिक क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारी एक स्कीम आई थी गोल्डन हैंडशेक स्कीम। क्या, गोल्डन हैंडशेक स्कीम की बात करें तो PSU सेक्टर के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई गई थी। PSU सेक्टर के लिए क्या, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना लाई गई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्डन हैंडशेक स्कीम कहते हैं। 5वें वेतन आयोग की सिफारिश है, जिसमें क्या कहा गया था, सरकारी सेवाओं की 30% पदों की कटौती की बात कही गई थी कि सरकारी सेवाओं के जो 30% पद है उनमें कटौती की जानी चाहिए। संविदा आधारित भर्तियां होनी चाहिए, मतलब सरकारी नौकरियों में स्थायी पदों में कमी की जानी चाहिए। बहुत सारे पद क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने चाहिए और बहुत कम पद क्या स्थायी पद के रूप में होने चाहिए। फिर लेटरल एंट्री सिस्टम, जो निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उनको सीधे सरकारी विभागों में उच्च पदों पर लाया जाना चाहिए। ये हमारे नौकरशाहीकरण का समर्थन की क्रियान्वयन है। अब इसके महत्व की बात करें या उपयोगिता की बात करें तो इससे क्या होगा, प्रशासनिक अपव्यय को रोका जा सकता है, प्रशासनिक ढांचे को अधिक लचीला और कुशल बनाया जा सकता है। अगला तरीका हमारा NPM का, वो है पद सोपान व्यवस्था का विरोध करना। क्या, एंटी हायरार्की, मतलब NPM क्या करता है, पारंपरिक जो कठोर पदानुक्रम की बजाय क्या फ्लैट और अधिक लचीली संरचनाओं का समर्थन करता है। जो हमारा NPM है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये क्या करता है, जो पारंपरिक रूप से कठोर हमारी जो हायरार्की है संगठन के अंदर, इसकी बजाय ये क्या कहता है, फ्लैट और अधिक लचीली संरचनाओं का समर्थन करता है कि संगठन में लचीली संरचनाएं होनी चाहिए। अब इसको कैसे लागू किया जा सकता है, प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाना चाहिए, जो क्या करता है, सीधे संचार को संभव बनाएगा। पद सोपान व्यवस्था को वर्तमान संगठनों में लचीला बनाया जा रहा है। क्या किया, पद सोपान व्यवस्था को वर्तमान संगठनों में क्या किया जा रहा है, लचीला बनाया जा रहा है। अब इसके महत्व और उपयोगिता की बात करें तो सरकारी कार्यों में शीघ्र निर्णय लिए जा रहे हैं, प्रशासन में भी लाल फीताशाही जैसे दोष नियंत्रण गौण होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। अगला तरीका हमारे क्या, सरकार और सरकारी जो संसाधन है इनके आकार में कटौती करना। सरकार और सरकारी संसाधनों के आकार में कटौती करना, तो इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं। संविधान का 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 के अंदर, इसने क्या किया था, केंद्रीय और राज्य मंत्रिमंडल का आकार कुल विधानसभा और संसद सीटों का केवल 15% तक सीमित किया था। कितना, 15% तक सीमित किया था। और ये किसके माध्यम से किया गया था, 91वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से क्या किया गया था। जो हमारा केंद्रीय और राज्य मंत्रिपरिषद है, इसका आकार कुल जितनी भी विधानसभा और संसद की सीटें हैं उनका केवल 15% तक सीमित किया गया था। अब इससे क्या महत्व निकलेगा, इससे महत्व है कि सरकारी संसाधनों का कुशलतम प्रयोग सुनिश्चित किया गया है इससे, और प्रशासनिक खर्चों में कमी आएगी। क्यों, क्योंकि पहले क्या होते थे, मंत्रियों को जो भर भर के बनाया जाता था, मतलब कई बार तो 150 मंत्री बना दिए जाते थे। अब फिक्स कर दिया 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं होंगे। फिर ठेका पत्ती, तो इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं, जो हमारे सार्वजनिक निजी भागीदारी है PPP मॉडल, इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना। अब इसका महत्व या उपयोगिता की बात करें तो निजी क्षेत्र की दक्षता और विशेषज्ञता का उपयोग किया जाना चाहिए। क्या, निजी क्षेत्र की दक्षता और विशेषज्ञता का उपयोग किया जाना चाहिए। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और लागत में कमी आएगी इससे। क्या, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और जो लागत है तो उसकी लागत में भी कमी आएगी। फिर राजनीति प्रशासन द्विभाजन को इसने खारिज किया। क्या, राजनीति प्रशासन द्विभाजन को इसने खारिज किया। NPM का मानना है कि राजनीति
मतलब जो नीति निर्माण का कार्य करती है, और प्रशासन क्या करता है, नीतियों को लागू करने का, ये नीति क्रियान्वयन का काम करता है। ये अलग अलग नहीं हो सकते बल्कि ये आपस में जुड़े हुए हैं। प्रशासकों को नीति निर्माण में भी भूमिका निभानी चाहिए, प्रशासकों को क्या नीति निर्माण में भूमिका निभानी चाहिए, साथ ही साथ नीति लागू करना तो इनका काम है ही। फिर उपलब्धि मूल्यांकन मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करें तो एनपीएम क्या करता है, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है और इनपुट की बजाय आउटपुट को मापता है। एनपीएम क्या करता है, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है और क्या करता है, इनपुट की बजाय आउटपुट को मापता है। अब इसका व्यावहारिक क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं, हमारे एसीआर होती है, जितने भी हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं उनकी प्रतिवर्ष क्या है, वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट भरी जाती है, मतलब एसीआर भरी जाती है। तो इस प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम होना चाहिए, मतलब कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन सहकर्मियों, अधीनस्थों, वरिष्ठों और ग्राहकों के द्वारा किया जाना चाहिए, न कि उच्च अधिकारी के द्वारा। तो प्रशासन में 3 आर इन पर बल दिया गया है, मतलब 3 आर में एक आर का मतलब रिटर्न, दूसरे का मतलब रिसाइकिल, तीसरे का रीयूज होता है। तो इन 3 शब्दों पे ज़्यादा बल दिया गया है। ये अवधारणा सीधे तौर पर एनपीएम से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि ये सामान्य रूप से संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण स्थिरता से संबंधित है। यदि यहाँ इसका अर्थ क्या, संसाधनों का कुशल उपयोग और अपव्यय को कम करना है, ये एनपीएम के 3E के सिद्धांत के अनुरूप है। तो प्रशासन में 3ER मतलब रिटर्न, रिसाइकल, रीयूज, इस पे बल दिया जाना चाहिए। अब क्या बात करें, हमने जो एनपीएम है इसकी विशेषताएं देख ली, प्रशासन में इसका किस तरह से उपयोग किया जा सकता है इसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे एनपीएम की आलोचना के बारे में। एनपीएम को उसकी बाजार उन्मुख प्रकृति और कुछ संभावित नकारात्मक परिणामों के लिए आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। जैसे उसकी कौन कौन सी आलोचनाएं होती है। पहली आलोचना होती है लोकतांत्रिक मूल्यों का कमजोर पड़ना। यह उपागम क्या करता है, बाजार पर अत्यधिक बल देता है। ये सिद्धांत उपागम क्या करता है, बाजार पर बहुत ज़्यादा बल देता है। अतः इसे लोकतांत्रिक मूल्य, जिसे हमारे समानता, जवाबदेही, सार्वजनिक सेवा का लोकाचार, ये हमारे जो मूल्य हैं इसके मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी हमारी आलोचना की बात करें तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कमजोर पड़ना। तो निजीकरण और न्यूनतम सरकार पर जोर देने से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कमजोर पड़ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित होती है। तीसरी हमारी आलोचना आती है बेरोजगारी की समस्या। तो सरकारी पदों में कटौती और संविदा आधारित जो नियुक्तियां होती हैं, इनसे बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है। यदि सरकारी पदों में यदि कटौती की जाती है और संविदा आधारित जो नियुक्तियां हैं उनसे क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकती है। लोक सेवा में मनोबल का गिरना। तो लोक सेवा में काम करने वाले लोगों के मनोबल गिरने की आशंका होती है, कि लोक सेवा में जो काम करते हैं उन लोगों के मनोबल गिरने की आशंका होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें निजी क्षेत्र के अनुरूप प्रदर्शन के दबाव का सामना करना पड़ सकता है, जो उनके सेवा प्रेरित लोकाचार को कम कर सकता है। तो ये हमने कुछ आलोचनाएं देखी, एक बार वापस से बता दें आपको आलोचना। पहली आलोचना है लोकतांत्रिक मूल्यों का कमजोर पड़ना। दूसरी आलोचना आती है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कमजोर पड़ना। तीसरी बेरोजगारी की समस्या। चौथा लोक सेवा में मनोबल का गिरना। अब हमने 2 सिद्धांत देखे, एक तो हमारा एनपीए था, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा एनपीएम मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो दोनों में क्या अंतर है, अंतर कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो एनपीए और एनपीएम में क्या अंतर है। पहली बात आती है प्रकृति का। एनपीए को युवाओं का आंदोलन कहा जाता है, मतलब युवा विद्वानों के द्वारा यह आंदोलन किया गया, जबकि एनपीएम की बात करें तो वरिष्ठ, अनुभवी और युवाओं की भागीदारी इसमें ज़्यादा थी, मतलब प्रशासक और शिक्षाविदों की भागीदारी ज़्यादा थी। फिर पृष्ठभूमि की बात करें तो एनपीए का आयोजन अमेरिकी सामाजिक आर्थिक उथल पुथल हुई थी उसके दौरान हुआ था, मतलब जो हमारा वियतनाम युद्ध हुआ, नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ, उसके दौरान हुआ था। जबकि एनपीएम की बात करें तो इसका आयोजन वैश्विक आर्थिक सुधार, जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इसके दौरान हुआ था। अब लक्ष्यों की बात करें इनके तो हमारा एनपीए के लक्ष्य की बात करें, प्रासंगिकता, मूल्य, सामाजिक समता और परिवर्तन थे, मतलब ये सामाजिक न्याय पर इन्होंने जोर दिया। जबकि एनपीएम का मुख्य लक्ष्य का प्रशासन में दक्षता, मितव्ययता, प्रभावशीलता का समावेश करना था, मतलब 3E पर इन्होंने जोर दिया। सरकार की भूमिका की बात करें तो एनपीए क्या है, सरकार प्रशासन का आलोचक है, मतलब पारंपरिक नौकरशाही का पोषक है। जबकि एनपीएम क्या, सरकार प्रशासन की सीमित भूमिका का समर्थन करता है, मतलब ये न्यूनतम सरकार की बात करता है। फिर प्रासंगिकता की बात करें तो अमेरिका जैसे विकसित देशों के लिए ये प्रासंगिक है, विशेषकर सामाजिक संदर्भ में देखे जाए। जबकि एनपीएम क्या है, विकसित और विकासशील दोनों ही प्रकार के देशों के लिए प्रासंगिक है। किसके लिए? विकसित और विकासशील दोनों देशों के लिए प्रासंगिक है,
तो भी आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की दृष्टि से देखा जाए तो इस तरह आज के एक लेक्चर के जरिए हमने एनपीएम के बारे में जानने की कोशिश की, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के बारे में जानने की कोशिश की, इसकी विशेषताएं, हम प्रशासन में इसको किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, इनके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।